हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी 11वीं क्लास है और इसी 11वीं क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आपका देख रहे हैं इकोनॉमिक्स, और इसमें हमारा नया चैप्टर आपका प्रारंभ होगा। और इसी नए चैप्टर के अंतर्गत जो है एक एक करके हम इन सारी चीजों को गौर करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, हम देख रहे हैं ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास यानी कि विलेज डेवलपमेंट को हम लोग पढ़ेंगे कि बेसिकली ग्रामीण विकास होता क्या है, इसके विषय में हम लोग आपका बात करें। ठीक है, अब देखिए ग्रामीण विकास क्या है और इसमें किन किन चीजों को पढ़ेंगे, इस अध्याय पे हमको गौर करने की और इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए सबसे पहले आप देखिए इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे, तो ग्रामीण विकास और उससे जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को समझेंगे कि ग्रामीण विकास होता क्या है, कौन कौन से उसके पॉइंट उस पर दिखाई देंगे। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास भारत के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है, कि भारत में जो आपका ग्रामीण सेक्टर है, हालांकि उसका डेवलपमेंट क्यों होना चाहिए, कौन से ऐसे मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे कि आखिर में भारत में ही जो आपका ग्रामीण क्षेत्र है उसका डेवलपमेंट से भारत के लिए क्या बेनिफिशरी है, क्या अब आपका बेनिफिट है, इन सब पर हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। अगला है ग्रामीण विकास की साख, विपणन और महत्वपूर्ण भूमिका को समझेंगे कि उसमें ग्रामीण क्षेत्र में ब्याज जो पैसा मिलता है, ऋण की क्या व्यवस्था है, विपणन यानी कि उसकी बाजार मार्केटिंग जो एलिगेटर्स हैं उसमें क्या कंडीशंस हैं, और आजीविका मतलब उसको जीवित रहने के लिए स्थायी उत्पादक में गतिविधियां कौन कौन से हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं, उन सभी फैक्टर्स को हम लोग एक एक करके गौर करके बहुत अच्छे से देखेंगे। अगला है धारणीय विकास, जैविक कृषि के महत्व को समझना है कि आपका सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, धारणीय विकास क्या है, उसके बाद ऑर्गेनिक कृषि क्यों आज की तारीख में फ्यूचर्स का आपका एक बेनिफिट है, और क्यों सरकार या हर बात पर जो हमारे हेल्थ को लेकर और हमारे पर्यावरण जो आपकी संबंधित आपकी चीजें उनको लेकर एक ही जगह फोकस किया जाता है, और उसको बोलते हैं हम आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनिक जो एग्रीकल्चर है उस पर क्या प्रोसेस है, इन सबको देखने के लिए अब एक आपकी कोटेशन के साथ हम शुरू करते हैं। मिट्टी की जुताई करने वाले ही अधिकार के साथ जीते हैं। कह रहे जो लोग आपका मिट्टी की जुताई करते हैं करने वाले अधिकार के साथ जीते हैं, श्रृंखला के शेष लोग उन पर आश्रित ही रोटी खाते हैं। यानी कि जो लोग आपका खेती करते हैं, जमीन को जोतते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, उससे अनाज पैदा करते हैं, क्लियर है, वो उस अधिकार के साथ जीते हैं। बाकी लोगों के पास क्या है, जो लोग ये सारा काम कर रहे हैं, जो आपकी चैन है उस चैन के ऊपर डिपेंडेंट है, अगर वो चैन टूट जाएगी तो इनको रोटी जो है जो आपकी मिल रही है वो रोटी मिलना इनको बंद हो जाएगी। तो बेसिकली डिपेंडेंट किसके पास है ये, तो बेसिकली ये जो मेरे प्यारे बच्चों ये सारे डिपेंडेंट है, ये उन्हीं के ऊपर आपका डिपेंडेंट है। क्लियर है। अब देखिए ये किसका है, कि एक आपके बहुत फेमस आपके राइटर हैं, ये उनका आपका कोटेशन है, लिरू थुवर के। अब देखिए अब इस चैप्टर का जो आपका मेन परिचय है उसको पढ़ते हैं। परिचय में देखिए इस अध्याय में हमने पढ़ा है कि, या हम लोग आपका पढ़ेंगे कि निर्धनता भारत के समक्ष एक बड़ी चुनौती है। क्या कह रहे हैं कि भारत में सबसे बड़ी, अगर आप चैलेंजिंग में देखोगे तो सबसे बड़ी चुनौती में अगर कुछ मिलेगा तो वो है आपका निर्धनता, आपकी गरीबी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे बड़ी चैलेंजिंग क्या है, तो भारत में सबसे बड़ा चैलेंजिंग है भारत में आपका निर्धनता। लगभग लगभग 20 से 25 करोड़ लोग ऐसे हैं जो आपके निर्धनता रेखा से नीचे आते हैं, यानी कि जिनको 2 वक्त की रोटी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। क्लियर है। तो आपको समझना होगा कि भारत की सबसे मेजर अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो है आपका गरीबी, यानी कि देश आजाद होने के साथ और आज भी अगर कोई समस्या बरकरार रूप में खड़ी है तो वो है आपका गरीबी। और गरीबी के बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, उसके इफेक्ट इम्पैक्ट हमारी जीडीपी, हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमारे डेवलपमेंट और हमारे खान सायन रहन, हमारे खाद्यान्न, इन सब पर उसका प्रभाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमको देखने के लिए मिलता है। कह रहे हैं कि हमारे अधिकतर निर्धन देशवासी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, और कह रहे हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि जितना भी हमारे गरीब पॉपुलेशन है उस गरीब पॉपुलेशन का जो एक अच्छा खासा नंबर है वो अच्छी खासी नंबर कहाँ रहती है,
तो वो नंबर आपका जो ग्रामीण क्षेत्र है, इस ग्रामीण क्षेत्र में आपका निवास करती है। कहाँ रहते हैं? ग्रामीण जो आपका सेक्टर है वहां आपका रहते हैं, और उन्हें जीवन की मूलभूत आवश्यकता भी सुलभ नहीं है। यानी कि जीवन जीने के लिए जिन आवश्यकताओं की जरूरत होती है वो जरूरतें भी उनको आपका सुलभ जो है वो उनको प्राप्त आपका नहीं हो पाती। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि ही आजीविका का मुख्य साधन है। जो भी आपके ग्रामीण सेक्टर हैं उनमें एग्रीकल्चर क्या है? आपका आजीविका है। आजीविका मतलब है जिससे गांव के लोगों का गुजर बसर, अपने खान पीन खाद्यान्न की चीजें के लिए वो जिस पर डिपेंडेंट है, जिस पर वो निर्भर है, वो क्या है? वो आपकी कृषि है, वो आपकी आजीविका। अब देखिए, कभी महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि भारत की वास्तविक प्रगति का तात्पर्य शहरी औद्योगिक विकास से नहीं बल्कि अपितु मुख्य रूप से गांव के विकास से। तो गांधी जी की एक आपकी कोटेशन थी बच्चों, कोटेशन का मतलब उनकी विचार, उनकी धारा थी। तो गांधी जी ने क्या कहा था कि अगर आपको वाकई में भारत की आपको प्रगति करनी है और भारत का आप वाकई में विकास चाहते हैं, तो जो आप बड़ा बड़ा आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, हैवी इंडस्ट्रीज को लगा रहे हैं, जो आप शहरों में इंडस्ट्री लगा रहे हैं, उससे डेवलपमेंट नहीं होगा। रियलिटी का अगर आपको डेवलपमेंट देखना है, वाकई में आप चाहते हैं कि भारत का विकास हो, तो ये सारी चीजें आपको कहां पढ़नी पड़ेंगी? गांव का ही विकास ही राष्ट्र का विकास का केंद्र है। यानी कि अगर आपको देश का विकास करना, अगर उसको सेंटर जाने की उसका केंद्र बिंदु कहाँ है जहां से देश का विकास होगा, वो केवल हमारे गांव है। और गांव के ही माध्यम से हम क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? हम आपका देश का विकास कर सकते हैं। तो महात्मा गांधी ने अपने देश के विकास के लिए प्राथमिक रूप से ग्रामीण क्षेत्र को आगे रखा, ना कि शहरी क्षेत्र। क्लियर है? क्योंकि भारत कहां बसता है? गांव में। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत कहां बसता है? गांव में बसता है। यह विचार आज भी उतना प्रासंगिक है। प्रासंगिक का मतलब है उतना ही लॉजिकल है जितना कि उस समय था। ऐसा क्यों है? हमारे चारों ओर बड़े उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र, लैस शहरों का एक प्रगति करते हुए देखते हैं। हमारे पास बहुत बड़े शहर हैं, बहुत बड़े केंद्र हैं, ये सारी चीज हमारे पास हैं, फिर भी ग्रामीण विकास इतना अधिक महत्व क्यों नहीं दिया है? और कह रहे हैं जो आपका ग्रामीण विकास है ये इतना अधिक महत्व क्यों नहीं दिया है? इसका उत्तर है कि आज भी भारत के 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। यानी कि जो भी हमारी जनसंख्या है कितनी है? अपॉन 2/3 डिपेंड किस पर है? एग्रीकल्चर पर। आप कहेंगे सर 2/3 को हम लोग कैसे पता करें कितनी पॉपुलेशन है? तो देखिए 2/3 गुणा 100 कर लीजिए तो आपको पता लग जाएगा। क्लियर है? ये हो गया आपका 200/3। अब आप इतनी मैथ तो जानते होंगे कि 200 को आप 3 से डिवाइड कर दे तो पता लग जाएगा कि कितनी पॉपुलेशन आपका एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। क्लियर है? कितनी जो पॉपुलेशन है। अब देखिए एक मोटा मोटा रफ आइडिया, मैं अगर इसको डिवाइड करूं 3 का, तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, फिर कितना बच गया? 2 बच गया। 6.66 लगभग 66% पॉपुलेशन, ऐसे मान लीजिए ओवरऑल में 67% पॉपुलेशन किस पे डिपेंड है? तो देश की जनसंख्या में 67% पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि देश की सबसे बड़ी जनसंख्या किस सेक्टर पर आपका निर्भर है, किस क्षेत्र पर आश्रित है, क्या प्राइमरी सेक्टर पर, सेकेंडरी, आपका टर्सरी? तो अगर इस तरह से पूछ रहा है तो प्राइमरी हो जाएगा। और अगर ऑप्शनल लेके पूछ रहा है किस पर है, तो आप सीधा कहेंगे कि देश के 2/3 जनसंख्या यानी कि 67% पॉपुलेशन आपका एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? जिसकी उत्पादकता अब भी इतनी ही है कि उसका सबका निर्वाह भी नहीं हो पाता। कह रहे क्या है? जितना भी अब आपका प्रोडक्शन है अब भी उतना ही है, लेकिन कारण क्या हो रहा है? जितना आपका प्रोडक्शन होना चाहिए था वो उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। यदि हम भारत की वास्तविक उन्नति चाहते हैं तो हमें विकसित ग्रामीण भारत का निर्माण करना होगा, और भारत के विकास का तात्पर्य है, अब कह रहे हैं हमें भारत के जो विकास है उसका निर्माण का विकास करना होगा। और उसका क्या तात्पर्य है ये हमको मीनिंग आपको समझना। क्लियर है बच्चों? क्लियर हुआ आपको? यहां तक आपको ध्यान रखना। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि भारत की कितनी बड़ी पॉपुलेशन आपका एग्रीकल्चर में लगी हुई है, तो आंसर बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट आपका आना चाहिए
कि मेरे प्यारे बच्चों 2/3 यानी कि 67% पॉपुलेशन कहां लगी हुई है? एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट है। क्लियर हो गया? कहां पर है? एग्रीकल्चर में लगी हुई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण विकास क्या है? बेसिकली आपकी नजर में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये मान लीजिए वो आपका क्वेश्चन ही बन जाए कि विलेज डेवलपमेंट क्या है आपकी नजर में, आप किसी को कैसे समझाएंगे कि ग्रामीण विकास क्या है? मैं आपसे पूछ लेता हूं कि चलिए हमको भारत का विकास करना है, तो हम भारत का विकास कैसे करेंगे? मैं आपसे क्वेश्चन दे दूं, आपने कहा कि सर मैं गांव को अच्छा पैसा दूंगा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसके आपका डेवलप कर दूंगा, हेल्थ एजुकेशन चीजें ये सब डेवलपमेंट कर दूंगा, तो गांव डेवलप हो जाएंगे, गांव को मॉडर्नाइज कर दूंगा। तो क्या ये मूलभूत चीजें हैं? अब हमारे सामने प्रश्न ये है कि हमको भारत को, जो हमारा ग्रामीण आपका सेक्टर है, हम उसको कैसे डेवलप करें। चलिए, तो ग्रामीण क्षेत्र की बात है। कह रहे हैं कि ग्रामीण विकास यानी कि विलेज डेवलपमेंट एक व्यापक शब्द है। आप कोई से छोटा मोटा ना समझें, बल्कि व्यापक का मतलब एक बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ा लेवल है। यह मूलतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था किससे है? ग्रामीण जो इकोनॉमी है उनके घटक, घटक का मतलब उनके फैक्टर, उनके कारक के विकास पर केंद्रित है, या उसको केंद्रित करने पर बल देता है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास में पिछड़ गया है। कैसे पिछड़ गया है? ध्यान देना है आपको। आपका ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण का मतलब है जिस तरह से आपका चारों दिशाओं से हर चीज में उसका डेवलपमेंट होना था, वो नहीं हुआ, वो पिछड़ गया है। भारत के विकास के लिए जिन क्षेत्रों में नई तकनीकी और सार्थक पहल करने की आवश्यकता बनी है, वे इस प्रकार हैं। वे है मानव संसाधन का विकास, जिनमें से निम्नलिखित आपके सम्मिलित हैं। कैसे हैं? निम्नलिखित चीजें आपकी, जैसे आप देखिए, पहला है साक्षरता, यानी कि आपके लिटरेसी। गांव में आज भी आप देखेंगे, भारत का कोई भी गांव हो, शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में और तकनीकी चीज में आपका पिछड़ा हुआ है। तो वो सारे फैक्टर हम इसमें आपके देखने वाले कह रहे हैं। साक्षरता यानी कि लिटरेसी, विशेषकर नारी साक्षरता, यानी कि जो आपके महिलाएं हैं उनकी साक्षरता आज भी गांव में कम है। शिक्षा और कौशल का, जो आपके कौशल मतलब स्किल का जो आपका विकास है, ये एक आपकी समस्या बनी हुई है। दूसरा है स्वास्थ्य मतलब हेल्थ, जिसमें स्वच्छता और जन स्वास्थ्य दोनों शामिल हैं। गांव में आज भी हेल्थ को लेकर कोई ऐसा प्रॉपर आपका ट्रीटमेंट, आपके चिकित्सक, आपके हॉस्पिटल, आपकी साफ सफाई इस प्रकार से आज भी नहीं है जितनी शहरों में, कई जगह पर। लेकिन बहुत शहर आपके बहुत ज्यादा है, आपके पॉल्यूटेड भी हैं और गंदे भी हैं। भूमि सुधार, आपके लैंड रिफॉर्म, क्लियर है? अगर आप लैंड रिफॉर्म को देखोगे और आप उसको पढ़ोगे, जब आप और बड़ी कक्षा में जाओगे, तो बहुत विस्तृत टॉपिक है अपने आप में। लैंड रिफॉर्म आपको सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है? प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादक संसाधनों का विकास, कि जो भी आपके सेक्टर हैं, उन सेक्टर में हम कैसे अपने रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करें, कैसे उनको प्रोड्यूस करें, ये एक अपने आप में चैलेंज है। अगला है आधारिक संरचना। आधारिक संरचना का मतलब है बेसिक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप किसी जगह रह रहे हैं तो कुछ आपको मूलभूत चीजों की आवश्यकता होती है। क्लियर है? तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, जैसे आप गांव में रहो तो आपके लिए बिजली होनी चाहिए। बिजली, सिंचाई, साख यानी कि ऋण, विपणन यानी कि बाजार आपका, और परिवहन की सुविधा, ग्रामीण सड़क के निर्माण सहित राजमार्ग, पोषण युक्त सड़क बनाना, कृषि अनुसंधान, सूचना प्रसारण, ये सारी चीजें हैं जो आपका बेसिक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है। आप किसी जगह रहेंगे तो बिजली भी आपको चाहिए, पानी भी आपको चाहिए, आपको पैसे जो तो आपको ऋण मिल जाए, आपकी मार्केट पास में हो, मार्केट के पास के अलावा अगर आपको कहीं जाना है तो आपको ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हो, वो रोड आपकी मुख्य रोड से जुड़ती हो, वो वाली रोड पर आपका नेशनल हाईवे जुड़ती हो। तो इस प्रकार की जो आपकी कनेक्टिविटी है, उस कनेक्टिविटी की बेसिकली इसमें बात की गई। अगला है निर्धनता निवारण, यानी कि जो आपकी गरीबी है उसको दूर करना, और समाज के जो आपके कमजोर वर्ग हैं उनकी जीवन दशाओं में महत्वपूर्ण सुधार के विशेष उपाय करना। यानी कि एक वो वर्ग है जो आपका गरीब है, जो आपका निर्धन है, जो कमजोर है, तो क्या हम उस निर्धन वर्ग को खाली अपना कमजोर छोड़ देंगे? नहीं। हमारी कोशिश क्या है कि उसके जीवन में वो सारी चीजें इंपॉर्टेंस हैं, वो उन बात का विशेष हमें कुछ ऐसे प्रोविजन या उपाय करने चाहिए जिससे क्या हो,
जिसमें उत्पादक रोजगार के अवसर उपलब्ध हों, यानी कि ऐसा हो सके कि कुछ उनको आपका रोजगार मिल जाए। किसको? ये जो आपका गरीब और जो आपका कमजोर वर्ग है, और इनको रोजगार मिलेगा तो उनको काम मिलेगा, काम मिलेगा तो उनको पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो ये अपनी चीजों की जरूरतों को आपका फुलफिल कर पाएंगे, और चीजों की अगर जरूरतें फुलफिल होंगी तो आपकी निरंतरता दूर होगी। तो सारी चीज किससे टिकी है? आपका बेसिकली रोजगार से टिकी है, जो आपका प्रोडक्शन है उससे टिकी हुई है। क्लियर है? तो ये सारी चीजें इसके ऊपर आपका डिपेंडेबल है। तो अगला है, इसका अर्थ होगा कि कृषि, इसका अर्थ होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग कृषि और गैर कृषि कार्यों में संलग्न हैं। अब आज जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो किस सेक्टर में लगे होंगे? या तो एग्रीकल्चर सेक्टर में होंगे, या फिर किस में होंगे? नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में। या तो वो खेती कर रहे होंगे, या फिर क्या कर रहे होंगे? कोई आपका डेयरी फार्मिंग करना होगा, कोई आपके मजदूरी कर रहा होगा, किसी फैक्ट्री में कोई काम कर रहा होगा, किसी रेस्टोरेंट में भी आपका सर्विस कर रहा होगा, कहीं पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहा होगा। तो कहीं ना कहीं आपके जो लोग हैं, या तो वो एग्रीकल्चर या नॉन एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज हैं उनमें वो काम करते हैं बेसिकली। क्लियर है? इन्हें उत्पादकता बढ़ाने में विशेष सहायता देनी होगी, और हमें कुछ ऐसा करना है कि हम क्या करें, जो भी वो आपका प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको एक विशेष हेल्प मिले जिससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाए। गैर कृषि उत्पाद क्रियाकलाप जैसे फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग का मतलब सोचिए, आपने कृषि से माल्टा उगाया, माल्टे से आपने जूस बना दिया, और जूस बनाकर आपने प्रिजर्वेटिव कर दिया, यानी कि आपने सीसी पैक आपको फूड पैकेजिंग के रूप में आपने बना दिया, और स्वास्थ्य सुविधाओं की अधिक उपलब्धता हो, हेल्थ संबंधी जो भी चीजें आपको मिल जाए, घर और कार्यस्थल पर स्वच्छता संबंधी सुविधा हो, जहां भी आप काम करें घर साफ होना चाहिए, जिस कार्यस्थल पर काम करें वो भी साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक, तथा सभी के लिए शिक्षा को सर्वोच्च मान्यता, ताकि तीव्र गति से विकास हो सके। तो शिक्षा एक बहुत बड़ा सर्वोच्च यानी कि मुख्य फैक्टर है जो किसी डेवलपमेंट के लिए, किसी ग्रामीण विकास के लिए हो सकता है। ऐसा हो सकता है किसी विकास के लिए। ठीक, तो इतना हम लोग पढ़े हैं, इसको और आगे बढ़ेंगे। पीछे कुछ पूछना है जितना हमने पढ़ा है, कोई भी बच्चा किसी स्कूल से भी अपने डाउट को पूछ सकता है, ताकि हम लोग आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़े। देखिए इतना हमने देख लिया, आगे बढ़ रहे हैं। कह रहे हैं कि हमने पिछले अध्याय में यह देखा है कि यदि भी सकल घरेलू उत्पाद, अब सबसे पहले एक ही क्वेश्चन आया, सकल घरेलू उत्पाद, इसको बोलते हैं आपका जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कौन बताएगा जीडीपी की परिभाषा? किसको कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद? ये क्या है जीडीपी? जो आपका बताए कि क्या है जीडीपी। चलिए ये आपके लिए होमवर्क है। कह रहे हैं कि कृषि क्षेत्र का योगदान कम हो रहा है, किंतु कृषि पर आश्रित जनसंख्या का अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यही नहीं, नए सुधार कार्यक्रम क्रियान्वयन, जो भी आपके नए आपके रिफॉर्म हुए हैं, नए प्रोग्रामिंग जो है 1991 से लेकर 2012 में कृषि की समृद्धि दर घटकर 3% रह गई है। कितना रह गई है? आपका जो उसका ग्रोथ रेट है 3% प्रति ईयर के साल से वो आपका बढ़ रही है, यानी कि ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर में बहुत कम है। हाल ही के वर्षों में इस क्षेत्र में स्थिरता है। स्थिरता मतलब है आपका ठहराव आ गया है, यानी कि जो विकास होना था वो नहीं हुआ। 2014-16 के दौरान वानिकीय, कृषि और मत्स्य पालन में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में 1% से कम थी। कि अगर आप लोग देखो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट और आपका जो आपका फिशरीज वगैरह है, अगर इसको टोटल अगर आप काउंट करोगे जीडीपी में, तो ये 1% से भी कैसी रही है आपकी? कम रही है। यानी कि जितना इंक्रीजिंग होना चाहिए था, लगभग 1-2% के आसपास इनका हेल्पफुल होना चाहिए था हमारे जीडीपी में, वो नहीं है। कारण क्या है? कारण है कि जीडीपी में जो सबसे बड़ा योगदान है वो आपका सर्विस सेक्टर हमको कर रहा है, जो आपका बेसिकली आपका तृतीय क्षेत्र है, और जो आपका सेकेंडरी एक्टिविटी है, इनका 2 का मेन योगदान है। प्राइमरी में देखें तो पहले नंबर पर जो आपका तृतीय क्षेत्र है, जो आपका सर्विस सेक्टर, उसका सबसे बड़ा योगदान है। क्लियर है? एग्रीकल्चर पिछड़ रहा है क्योंकि उस पर जनसंख्या भारित अधिक है, इस कारण हो रहा है। कह रहे हैं कि जो पिछले वर्षों से भी कम है। अनेक अर्थशास्त्री 1991 के बाद से ही सार्वजनिक निवेश में आई गिरावट का कारण मानते हैं कि 1991 के बाद जो आपका आर्थिक मंदी आई थी, जो आपका वर्ल्ड लेवल पर जो आपका रिसेशन था, इस रिसेशन के कारण ही सारे इसके इम्पैक्ट और जो इफेक्ट है
वो हमको देखने के लिए मिलेगा बेसिकली। क्लियर है? और उनका यह विचार है कि जो पर्याप्त आधारिक संरचना, जो बेसिक एक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या क्या है आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत, जैसे आपके उद्योग होने चाहिए, आपकी जो आपका सर्विस क्षेत्र है वहां उसमें वैकल्पिक रोजगार यानी कि ऑप्शनल होना चाहिए कि अगर यहाँ काम नहीं मिल रहा तो वहां हमको मिल सकता। तो उनका कैसा है, अभाव है, यानी कि वो काम नहीं है। अनियमित रोजगार है, यानी कि कंटिन्यूस फॉर्म में आपका रोजगार नहीं है, अनियमित फॉर्म में वृद्धि है। और कह रहे ग्रामीण विकास में बाधाएं आ रही हैं। इन सभी परिघटनाओं के प्रभाव की झलक देश के किसानों में बढ़ती दुर्दशा, असहायता का रूप देखा जा सकता है। कह रहे ये सारे ऐसी घटनाएं हैं जो इस चीज को आपका क्या कर रही हैं, बाधा उत्पन्न कर रही हैं। बहुत सारी घटनाएं इनमें देखने के लिए मिल रही हैं। क्लियर है? जिससे क्या हो रहा, दुर्दशा और असहायता की जो कंडीशंस हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में हम ग्रामीण भारत के साख और विपणन व्यवस्था, कृषि गतिविधियों के स्वरूप में विविधता तथा धारणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए जैविक कृषि की भूमिका आदि महत्वपूर्ण आयामों पर आलोचनात्मक चर्चा करेंगे। कैसी करेंगे हम लोग? अब देखिए, ध्यान दें, इसी परिप्रेक्ष्य का मतलब आपका कंटेंट और कंटेंट जो रहेगा यही रहेगा। और इसी में हम लोग क्या करेंगे, ग्रामीण भारत की जो साख यानी कि जो ऋण की है, और विपणन यानी कि जो बाजार व्यवस्था है। साख का मतलब होता है ऋण, और विपणन यानी कि मार्केट व्यवस्था की गतिविधि, मतलब उनकी कैसी उनकी आपकी परफॉर्मेंस है, कैसा वो काम कर रहे हैं। क्लियर है? गतिविधि तथा धारणीय विकास को बढ़ावा देने वाले जैविक भूमिकाओं आदि महत्वपूर्णों पर हम जो है उनकी आलोचनात्मक यानी कि निगेटिव एक्सपेक्ट की हम लोग आपका चर्चा करें। आलोचनात्मक क्या मतलब होता है कि आप किसी के अंदर कोई आपकी योजना है, कोई आप संस्था, आप उसके नकारात्मक पहलू को देखते हैं, उसकी कमियों को देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो आपका आलोचनात्मक आपके तथ्य हैं उनकी चर्चा करें। ध्यान रहेगा इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में साख और विपणन क्या कंडीशन है, ऋण की और बाजार क्या है। आप ग्रामीण क्षेत्र में कुछ है भी, या फिर सरकार वैसे ही कह रही है कि हमारे यहाँ विपणन है, बाजार है। साख, भारतीय जो कृषि अर्थव्यवस्था है, अगर आप उसको देखेंगे तो कृषि अर्थव्यवस्था की समृद्धि समय समय पर कृषि और गैर कृषि कार्यों में उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से पूंजी के प्रयोग पर निर्भर है। अगर आपको एग्रीकल्चर हो, चाहे आपका नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर हो, अगर आपको चाहिए कि हमारे यहाँ हाई प्रोडक्शन हो, अच्छी मात्रा में उत्पादन बढ़े, हम अच्छा पैसा कमा सकें, तो उस पैसा कमाने के लिए भी आपको पैसा लगाना पड़ता है। क्लियर है ना? जैसे आपको बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करने के लिए कुछ आपको पैसा लगाना पड़ता है। तो अब ये है आपकी पूंजी, जिसको एसेट या कैपिटल के रूप में कहते हैं। आप इकोनॉमिक्स में इसको कैपिटल पढ़ेंगे। और आपको पूंजी, पूंजी का मतलब पैसा। क्लियर है? वो किसी भी फॉर्म में, ध्यान दीजिए, प्रयोग पर निर्भर करता है। डिपेंड किस पर है? बेसिकली जो आपकी पूंजी है, जो आपका पैसा है, उसी पर आपका डिपेंडेबल है ये चीजें। कह रहे हैं खेती में, अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लें कि कृषि में पैसे का जो आपकी पूंजी है उसका क्या योगदान है। आप कहेंगे सर आप पैसे को तो लगा नहीं सकते, आप सिक्के गिरेंगे सिक्के जमे, ऐसा तो है नहीं ना पॉसिबल। तो कैसे काम आती है पूंजी, आइए हम देखें। सबसे पहले देखिए, आपने क्या किया कि खेतों में बीज रोपण यानी कि बीज को बोने के लिए फसल पकने के बाद तक आमदनी होने तक अवधि में बहुत लंबा समय है। जब आप किसी फसल को लगाते, तो फसल को लगाने से काटने के बीच में लगभग 4 महीने का या 3 महीने का मिनिमम ड्यूरेशन तो होता ही है। मैक्सिमम 6 मंथ या 1 साल का भी होता है। कुछ जैसे आप गन्ना वगैरह में तो 1 साल लग जाता है लगभग, तो 6 महीने तो मिनिमम होते हैं। तो किसान अपना पैसा जो है बोने में लगा देता है, फिर उसके लिए निराई गुड़ाई, सिंचाई, मशीनरी, ब्याह शादी, जन्म मृत्यु, धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, इन सब में, और बीमारी, हरी बीमारी मतलब चलती है। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसमें आम लोगों का, जो आम जनता है, उसका पैसा बहुत ज्यादा खर्च होता है। तो अब किसान के पास कहां से पैसा आएगा? जब उसकी फसल बोएगी, बड़ी होगी, पैदावार होगी, तब उसको बेचेगा, कहीं उसके पास पैसा आएगा। तो आपने फसल लगा दी, बिकेगी 6 महीने बाद, तब तक बीच में तो बहुत सारे काम करने हैं। तो उन सब काम करने के लिए पैसा कहां से आएगा आपके पास? कह रहे हैं कि बीज रोपण से फसल निकलने की एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। इसी कारण
किसानों को अगर आपका बीज के लिए पैसा चाहिए, खाद के लिए, उर्वरक के लिए, औजार मतलब कोई आपको ट्रैक्टर खरीदना है, कोई मशीनरी खरीदनी है, कह रहे इन सब के आदि के लिए ऋण लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? जिसको हम बोलते हैं कर्जा, ऋण, पैसा उधार लेना पड़ता है। यही नहीं, अपने पारिवारिक निर्वाह खर्च के लिए, अब आपको सब्जी भी खरीदनी है, दाल भी खरीदने हैं, मिर्च मसाले भी खरीदने हैं, इन सब के लिए आपको पैसा चाहिए। कोई शादी है घर परिवार में, किसी की मृत्यु हो गई, कोई धार्मिक अनुष्ठान है, इन सब के लिए आम जो लोग कृषि करते हैं उनको कर्जे का सहारा लेना पड़ता है। स्वतंत्रता के समय तक महाजन और व्यापारी छोटे सीमांत किसान और भूमिहीन से ऊंची दरों पर ब्याज वसूलते थे। अब होता क्या था, उस समय जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, बल्कि 80-90, आज भी 80-90 से छोड़िए, आज भी ये कंडीशन हमारे गांव में, शहरों में भी, कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहां से वो लोग ऋण लेते हैं। जैसे किसी लाला से उठा लिया, दुकानदार से, किसी अपने पास पड़ोस से ले लिया, किसी सगे संबंधी रिश्तेदार से ले लिया, तो वो लोग क्या करते हैं, आपका 12%, 16% पर ब्याज देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपए लिए, तो 100 रुपए में उन्होंने बोल दिया कि जी हम तो आपका 15% की दर से आपको क्या देंगे, ब्याज पर वो आपको ऋण देंगे या आपको पैसा देंगे। क्लियर है? अगर आपने 100 रुपए लिए हैं तो अगले महीने आपको 100 प्लस आपको 15 रुपए चुकाने हैं, यानी कि 115 रुपए आपका हो गया। ये मैं 100 के हिसाब में बता रहा हूँ। क्लियर है? और अगर नहीं चुकाएंगे फिर क्या होगा, 115 रुपए पर क्या लगेगा, आपका 15% ब्याज लगेगा। फिर ये कुछ आपका पैसा बढ़ेगा। ये भी नहीं चुका पाए, वो कुछ पैसा मान लीजिए 122 रुपए के आसपास हो गया, तो 122 रुपए पर फिर आपका 15% लगेगा। तो इस तरह से यही 100 रुपए यही 100 रुपए 1000 रुपए बन जाते, और जिनकी स्थिति नहीं होती वो लोग उसको चुका नहीं पाते। सोच रहे हैं आप? देखिए, तो इस तरह से आज तो 150 रुपए कोई इतनी खास वैल्यू है नहीं, लेकिन एक समय था कि पहले जितने बड़े आपके जमींदार महाजन थे, ये अपने खाते में गड़बड़ी करते रहते थे, लोगों से पैसा वसूलते रहते थे, उनका शोषण करते रहते। तो कह रहा है बहुत ऊंची ब्याज दर से पैसा वसूलने, ऋण खाते में हेरा फेरी करने का ऐसा कुचक्र था। हेरा फेरी का मतलब उनको विकास का ज्ञान ही नहीं था कि पैसा कैसे होगा। ठीक कुचक्र चल रहा था। कभी कभी ऋण पासा से मुक्त नहीं हो पाते थे, और बाजी बार तो ऐसा फंस जाते थे कि वो उससे मुक्त नहीं हो जाते। एक अगर आपको मूवी देखनी है, एक मूवी आपकी मदर इंडिया, उसमें बड़ा अच्छा दिखाया गया है कि कैसे आदमी ऋण के कुचक्कर में फंसता है। बहुत पुरानी मूवी है मदर इंडिया, उसको देखिए। पूरी आपको ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि कैसी व्यवस्था है, लाचारी कैसी है, लोग कैसे फंस जाते हैं, वहां आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट से वहां चीजों को समझाया गया। क्लियर है? कह रहे भारत ने 1969 में सामाजिक बैंकिंग आरंभ कर, यानी कि इस समय हमने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया और एक व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाने का प्रयास किया। ग्रामीण साख अवस्थाओं की पूर्ति के लिए बहु संस्थाएं व्यवस्था का सहारा लिया कि अगर हमको ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव करना है तो हमको रिफॉर्म लाने होंगे। क्लियर है? और आगे चल के 1882 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, इसको बोलते हैं नाबार्ड, की स्थापना की गई। नेशनल एग्रीकल्चर एंड विलेज डेवलपमेंट बैंक, जिसको कहा गया नाबार्ड, की स्थापना। बैंक संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था का प्रबंधन एवं समन्वय करता है। गांव के काम के लिए आपको जो भी पैसा चाहिए, आपको बीज खरीदना है, आपको ट्रैक्टर लेना है, आपको कोई भी किसी गांव के व्यक्ति को अपनी जमीन के बदले कोई ऋण चाहिए, 2%, 3% के हिसाब से ब्याज मिलता है, बहुत कम, बहुत लो रेट है, तो नाबार्ड आपको देगी। अब क्या क्वेश्चन है कि नाबार्ड सीधा आपको देगी? नहीं, नाबार्ड किसको देती है? ग्रामीण बैंकों को, आपकी जिला सहकारी जो बैंक होती है उन बैंकों को पैसा देती है। क्लियर है? फिर वहां से कौन लेता है? जो किसान है वो उनसे पैसा लेता है। तो यानी कि ऋण की सर्वोच्च संस्था कौन होगी? नाबार्ड, यानी कि सेंट्रल आपका प्रायोजित योजना है, सेंट्रल इसमें पैसा गिरेगी, ये सारी बैंकों में आपका डिस्ट्रीब्यूट करेगी,
लोगों को जरूरत होगा लेंगे, लोग उस पर ब्याज देंगे, जब उनका काम हो जाएगा वो पैसा बैंक को वापस कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एक साइकिल है आपका चलती रहेगी और लोगों को कुचक्कर में फंसना नहीं पड़ेगा। और कह रहे समन्वय के लिए एक शीर्ष संस्था जो है आपकी बनाई गई। हरित क्रांति ने ग्रामीण साख व्यवस्था में बहुत बड़े परिवर्तन का सूत्रपात किया है। एक हुई थी ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसके विषय में हम लोग कल पढ़ेंगे। बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है, क्योंकि इन्होंने ग्रामीण विकास के विभिन्न घटक, यानी कि जो अलग अलग फैक्टर हैं, उत्पादक ऋण की ओर से मुख्य रूप से विविधता प्रदान करता है। कुछ आपकी विविधता है जो प्रदान करता है। इन सभी को हम लोग जो कल लेक्चर होगा उसमें बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।